Connected to audio. नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक विचारों की चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ उनका जो एकात्म मानववाद है उस पर भी विचार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जनसंघ के कार्यकर्ता तो थे ही, साथ ही एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने राजनीतिक चिंतन को अनेक विचार तो प्रदान किए ही, साथ एकात्म मानववाद का दर्शन भी प्रदान किया। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 में हुई थी। मृत्यु तो कुछ संदिग्ध स्थितियों में हुई थी कि ये कहा नहीं जा सकता कि कोई नेचुरल डेथ थी या फिर किसी ने उनकी हत्या की थी। खैर, लेकिन उनका जो बचपन था वो बहुत ही, जैसे कहा जाता है कि पहले पिता की मृत्यु हो गई, फिर माता की भी मृत्यु हो गई, फिर जो नाना उनको पाल रहे थे उनका भी देहांत हो गया, फिर वो अपने मामा जी के संरक्षण में जीवन व्यतीत करते रहे और पढ़ाई करते रहे और फिर बाद में उन्होंने जनसंघ को ज्वाइन किया था। तो हमारा जो चिंतन का विषय है वो उनके राजनीतिक विचार हैं और दीनदयाल उपाध्याय की जो राजनीतिक विचार हैं, उनको अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। सबसे पहले तो राज्य की उत्पत्ति के विषय में उन्होंने क्या बताया। तो राज्य की उत्पत्ति के विषय में उनका ये मानना था कि राज्य जो है वो समाज का एक अंग है और पहले समाज उत्पन्न, बाद में राज्य का निर्माण, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। उनका ये कहना था कि सतयुग में कोई राज्य नहीं था, उस समय कोई ऐसी राज्य की आवश्यकता भी नहीं थी। राज्य की आवश्यकता तब आई जब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आया, और परिवर्तन किस तरह से कि पतन की ओर या गलत दिशा में परिवर्तन, तब राज्य की आवश्यकता महसूस की गई। तो उनका ये कहना था कि जब समाज बहुत ही अच्छी स्थिति में था, जब धर्म राज्य वाली स्थिति थी, मतलब धर्म के नियमों के अनुसार सभी अपना काम करते थे, तब किसी के शासन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन शासन की आवश्यकता तब हुई जब लोगों का व्यवहार गलत होने लगा। तो ऐसी स्थिति भी निर्मित हो गई कि जब मत्स्य न्याय की स्थिति निर्मित हो गई, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली स्थिति जब निर्मित हो गई, तब सभी लोग ब्रह्मा के पास गए और उनसे कहा कि हमको हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा ने अ, मनु नाम के एक व्यक्ति से कहा कि आपको शासन करना होगा, आप लोगों की रक्षा करेंगे और बदले में वो आपको अपने उपज का कुछ भाग और जो भी है व्यापार का कुछ भाग आपको देंगे। तो मनु ने इनकार करते हुए कहा कि अगर मैं लोगों को सन्मार्ग पर लाने के लिए उनको कष्ट पहुंचाऊंगा, किसी को मारूंगा, किसी को पीटूंगा, किसी को कोड़ों का दंड दूंगा, किसी को बंदी गृह में डाल दूंगा, उससे ये तो पाप होगा। तो ऐसा पाप मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं राजा नहीं बन। लेकिन ब्रह्मा का ये कहना था कि तुम ये जो भी काम करोगे वो लोगों को सच्चे मार्ग पर लाने के लिए करोगे, उनको धर्म के मार्ग पर लाने के लिए ये सब काम करोगे। और इसलिए आपके इस काम के बाद वो लोग जो अच्छा काम करेंगे, यानी वो पुण्य का काम करेंगे, तो उस पुण्य का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ये कहा तो नहीं गया है कि अगर आपके कामों के कारण
लोग गलत काम करेंगे, अगर पाप करेंगे तो क्या उस पाप का भी एक भाग आपको प्राप्त होगा? तो यहाँ ये कहा जाता है कि इसमें ये निहित है कि ऐसा नहीं कि जो वो लोग अच्छा काम करेंगे तो उसका तो एक भाग आपको प्राप्त होगा और जो अच्छा काम वो नहीं करेंगे तो उसका भाग आपको नहीं प्राप्त होगा। नहीं, अगर आपको अच्छी बातें प्राप्त होंगी, पुण्य का एक भाग प्राप्त होगा, तो पाप का भी एक भाग आपको प्राप्त होगा। तो ये इस तरह का जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत उन्होंने बताया है, तो ये एक तरह से दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत भी है और साथ ही साथ समझौता सिद्धांत भी है कि राजा और प्रजा के मध्य एक समझौता हुआ था और दैवी इसलिए कि ब्रह्मा ने इजाजत दी थी मनु को राजा बनने की। ब्रह्मा ने बल्कि उनको आज्ञा दी थी। तो ये जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का, अ, उसके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं जिनको भी आपको यहाँ समझना होगा और वो निष्कर्ष ये है कि राज्य मानवीय विकारों की उत्पत्ति है। मतलब ये जो ऊपर जो मैंने आपको बताया वर्णन, उसका एक स्वाभाविक परिणाम ये हुआ कि राज्य जो है मानवीय विकारों की उत्पत्ति है। अगर मनुष्य में कोई विकार नहीं होता तो राज्य की उत्पत्ति भी नहीं होती। दूसरी बात, भारतीय राज्य की कल्पना वैधानिक राज्य की कल्पना है। यानी इस सब के बाद भी राज्य जो है वो वैधानिक राज्य है, यानी विधि पर आधारित है, विधि से ऊपर नहीं है या कोई सर्वसत्ताधारी राज्य नहीं है, बल्कि एक वैधानिक राज्य है, कानून के अनुसार चलने वाला राज्य है और उसका जो राजा है वो भी अमर्यादित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तीसरी बात, राज्य राजा और प्रजा के दोहरे समझौते से उत्पन्न। राज्य का जो निर्माण है वो एक समझौते का परिणाम है और ये समझौता राजा और प्रजा के मध्य हुआ है कि राजा जो है वो प्रजा को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए जो भी सब करेगा, प्रजा उसकी आज्ञाओं का पालन करेगी और सन्मार्ग पर चलेगी और बदले में राजा जो है उनकी रक्षा करेगा। फिर है प्रजा के धर्म का एक भाग राजा को प्राप्त होगा और उसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात है, प्रजा के पाप का एक भाग भी राजा को प्राप्त होगा। यानी राजा का काम ये है कि वो निरंतर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें प्रजा अच्छे मार्ग पर चले और अच्छे अच्छे काम करे, तो उसके अच्छे कामों का एक अंश राजा को भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर राजा लापरवाही करता है और प्रजा कुछ गलत काम करने लगती है तो उस गलत कामों का यानी उनके पाप का एक भाग भी राजा को भी प्राप्त होगा। फिर एक और परिणाम इसका ये हुआ कि राज्य समाज की एक संस्था है, संपूर्ण समाज नहीं है। तो ये तो कुछ निष्कर्ष थे जो कि अ, राज्य राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो उपाध्याय जी के विचार थे, उसके कुछ निष्कर्ष थे जिनकी चर्चा हमने की। अब उनके विचारों में जो दूसरी बात है वो है धर्म राज्य। उपाध्याय जी का ये कहना है कि धर्म पर आधारित जो समाज व्यवस्था है वो अति उत्तम है। इसका मतलब ये कि धर्म का मतलब उन्होंने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म इससे नहीं लिया। धर्म ऐसे नियमों का एक समूह है जो व्यक्ति को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और इसका मतलब ये है कि अपने अनुशासन में, आत्मानुशासन में और धर्म के जो नियम हैं उनके अनुसार चलने वाले जो व्यक्ति हैं, वो अगर उस समाज में अधिक है तो फिर वहां राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और यहाँ ये भी कह सकते हैं कि राज्य वही अच्छा है जो कम से कम शासन करे। जो व्यक्तिवादियों की जो धारणा है ना, उससे उपाध्याय जी भी इत्तेफाक रखते हैं, मतलब वो उससे सहमत है
वो ये कहते हैं कि राज्य का जो काम है वो कम से कम होना चाहिए। अच्छा राज्य वही है जो कम से कम शासन करे। तो धर्म पर आधारित जो राज्य व्यवस्था, जो समाज व्यवस्था है, वो अगर विद्यमान है तो राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। और राज्य की आवश्यकता है भी तो वो बहुत ही कम शासन करने वाले राज्य की आवश्यकता। तो धर्म राज्य का मतलब उनका ये है कि धर्म के जो जैसे कोई भी धर्म आप देख लीजिए, वो ये नहीं कहेगा कि आप दूसरे का बुरा करो। सारे धर्म जो है वो सब व्यक्तियों को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो धर्म से संबंधित जो भी नियम है, उनके अनुसार अगर हर व्यक्ति काम करने लगे, तो फिर कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी और फिर तब राज्य की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा जो विचार वो है राज्य। अ, इसकी चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं पर यहाँ फिर से रिलेवेंट है इसकी चर्चा करना कि राज्य जो है वो समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई हुई संस्था है। यानी राज्य जो है वो एक साधन है। यहाँ दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि उपाध्याय जी राज्य को एक साधन के रूप में देखते हैं। तो ये कहना था कि पहरेदार जो है वो खजाने से ज्यादा नहीं हो सकता और कोष की तुलना में कोषाध्यक्ष जो है वो छोटा ही होगा। भले ही वो उसकी रक्षा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी राज्य जो है वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई संस्था है और वो एक साधन मात्र है और इसीलिए वो सर्वसत्ताधारी राज्य के विरुद्ध थे। यानी राज्य जो है वो उसकी शक्ति जो है वो कम से कम होना चाहिए। बहुत ही आवश्यक जहाँ पर हो, जहाँ वो पाप को रोकने के लिए या अ, गलत कामों को रोकने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य होना चाहिए। उससे अधिक उसका मानवीय जीवन में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर एक बात और भी थी कि वो मानवीय तत्व को ज़्यादा महत्व प्रदान करते थे। उनका ये कहना था कि व्यवस्था जो होती है ना, जैसे एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, उस बंधे बंधाए जाल में वो अ, किसी भी मनुष्य की आत्मा को आबद्ध करना नहीं चाहते थे। जैसे एक कोई पंखा होता है ना, तो वो एक ही उसकी जो रहता है, चारों तरफ उसको घूमना है तो वो घूमता ही रहता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। तो उस तरह से तो उनका कहना था कि मनुष्य है, मनुष्य किसी व्यवस्था में बंध कर नहीं रह सकता। तो इसलिए जो जैसे नियम है वो उनकी उनकी कठोरता नहीं होना चाहिए। उसमें अगर मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना पड़े तो मानवीयता को ध्यान में रखते हुए उन व्यवस्था के जो कठोर नियम हैं, उनको शिथिल भी किया जा सकता है। अ, अगला विचार जो उनका है वो है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र के विषय में भी उपाध्याय जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि अच्छा मतदाता कैसा होना चाहिए, अच्छा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए और प्रजातंत्र को किस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि वो वास्तव में प्रजातंत्र बना रहे। तो उनका ये कहना था कि प्रजातंत्र जो है वो भारत में आज नहीं आया है। ये तो प्राचीन काल से यहाँ विद्यमान रहा है और मध्य युग में भी कई गणराज्य थे जहाँ पर प्रजातंत्र था और इवन जहाँ पर राजतंत्र भी था तो वो भी निरंकुश राजतंत्र नहीं था। राजा पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे जिससे कि वो निरंकुश बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। तो ये ये भी उनका कहना था कि हमको पश्चिम में जिस तरह का लोकतंत्र प्रचलित है, उसको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र के भारतीयकरण के पक्ष लोकतंत्र जो है वो उसका भारतीयकरण होना चाहिए। तो ये तो उनके लोकतंत्र के विषय में विचार थे। लोकतंत्र को वो एक अच्छी शासन प्रणाली भी मानते थे और बल्कि एक जीवन दर्शन के रूप में भी वो उसको देखते थे। लेकिन उनका यही कहना था कि लोकतंत्र का भारतीयकरण होना चाहिए, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार हमें लोकतंत्र को स्वीकार करना चाहिए, ना कि पश्चिमी देशों की नकल करके लोकतंत्र को स्वीकार करना।
अगला जो विचार है वो है समाजवाद। समाजवाद के विषय में भी उनके विचार एकदम सरल रेखीय नहीं है कि आप ये कहें कि जीवन पर्यंत वो समाजवाद से लगाव रखते रहे या फिर जीवन पर्यंत वो उससे घृणा करते रहे, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक समय में वो समाजवाद से काफी प्रभावित थे, लेकिन जैसे-जैसे उनके विचार जो है परिपक्वता की ओर गए और जैसे-जैसे उन्होंने समाजवादी देशों में जो कुछ हो रहा है उसको निकट से जाना, तो उसके बाद उन्होंने समाजवाद की आलोचना करना या समाजवाद का विरोध करना शुरू कर दिया। और समाजवाद का उन्होंने विरोध क्यों किया उसके कुछ कारण हैं। पहला है कि समाजवाद जो है सत्ता एवं वित्त का केंद्रीकरण, बहुत ये बात बहुत सही है। जो भी समाजवादी देश है, वहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण पाया जाता है। सत्ता जो है वो केंद्रीकृत होती है। स्थानीय संस्थाओं के पास कोई भी शक्ति नहीं होती। दूसरी बात, वहाँ पर वित्त का भी केंद्रीकरण। कहने को तो वो कह रहे हैं कि भई जो पूँजी है वो लोगों में वितरित है और सामूहिक स्वामित्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी पूँजी का केंद्रीकरण है, उसी तरह से जैसा कि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में है। तो इसलिए वित्त और सत्ता का केंद्रीकरण पाया जाता है, इसलिए समाजवाद की उन्होंने आलोचना की। दूसरा कारण ये बताया उन्होंने कि समाजवाद जो है सर्वग्रासी राज्य का हिमायती है। सर्वग्रासी मतलब सारी सत्ता अपने पास रखने वाला। समाजवादी देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन वो सब एक दिखावा है। उनकी व्यवस्थापिका भी है, उनकी कार्यपालिका भी है, उनकी न्यायपालिका भी है, लेकिन ये सब एक दिखावा होता है और वास्तव में ये सारी जो संस्थाएँ हैं, वो वही करती हैं जो समाजवादी दल या साम्यवादी दल उनको निर्देशित करता है और साम्यवादी दल में भी जो उनके जो कुछ फेवर नेता हैं, वो जिस तरह से चाहते हैं, वैसे इन संस्थाओं को चलाते हैं। तो लोकतंत्र कहलाने को वो कहते हैं कि हम जनवादी हैं, हम लोकतांत्रिक हैं, हम गणराज्य हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सर्वग्रासी राज्य के हिमायती हैं, इसलिए उन्होंने समाजवाद की आलोचना की। फिर उनका ये भी कहना था कि साम्यवादी देश जो है वो लोकतंत्र का विरोध करते हैं, तानाशाही का समर्थन करते हैं, इसलिए भी वो इसके पक्ष में नहीं थे। फिर जो समाजवाद है वो वर्ग संघर्षवादी है। वर्ग संघर्ष को अ, वो अच्छा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि वर्ग सहयोग से ही हम उन्नति कर सकते हैं, वर्ग संघर्ष से हम उन्नति नहीं कर सकते, इसलिए समाजवाद ठीक नहीं है। फिर भौतिकवादी भी है। अध्यय जी सिर्फ भौतिकवादी प्रगति में विश्वास नहीं करते थे। आगे हम एकात्म मानववाद की जब चर्चा करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो केवल शरीर नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के विकास की भी बात करते थे। तो भौतिकवादी होने के कारण भी उन्होंने इसकी आलोचना की और अमानवीय दर्शन, क्योंकि जो विरोधी हैं उनको इस तरह से समाप्त किया जाता है, तो उसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अमानवीय दर्शन है। और फिर सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण कि वो भारतीयता के विरुद्ध विदेशी प्रचार है। तो इस कारण से वे समाजवाद के आलोचक बन गए। प्रारंभ में नहीं थे लेकिन बन गए। अगला विचार है उनका लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य के विषय में उन्होंने बहुत ज्यादा तो नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा समाजवाद के विरुद्ध पूंजीवादी देशों में सामने आई। क्योंकि जैसे पहले सोवियत संघ में क्रांति हुई, फिर चीन में भी क्रांति हो गई। सोवियत संघ की क्रांति के बाद ही जो पूंजीवादी देश थे, जहाँ पर समाजवाद अभी नहीं आया था, लेकिन वो लोग औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। तो वो एकदम सचेत हो गए, एकदम सजग हो गए, उनकी आँखें खुल गई। उनको ये लगा, अगर अब हमने श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर क्या होगा? हमारे यहाँ भी वही स्थिति निर्मित हो जाएगी जैसे सोवियत संघ या जैसी बाद में चीन में निर्मित या जैसे पूर्वी यूरोप के कुछ देशों। तो इसलिए
उन्होंने श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाए और केवल कानून बनाए, उनको कड़ाई से लागू भी किए और श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के बहुत सारे प्रयास किए और उसका ये परिणाम हुआ कि राज्य जो है वो एक केवल पुलिस राज्य तक सीमित नहीं रहा और व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में उसका दखल बढ़ने लगा और इसलिए ये लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा सामने आई। तो उपाध्याय जी ने भी इतना ही कहा है, इससे अधिक इस विषय में उन्होंने अपने विचार व्यक्त नहीं किए। अगला उनके विचारों का बिंदु है वो है संघात्मक बनाम एकात्मक राज्य। आप लोग तो जानते ही हैं कि शक्तियों के विभाजन की दृष्टि से दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है संघात्मक व्यवस्था और दूसरी होती है एकात्मक व्यवस्था। जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है वहां शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा होता है, यानी लिखित संविधान होना जरूरी है। संविधान में लिख दिया जाता है कि कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी, कौन सी शक्तियां इकाइयों के पास। और न केवल संविधान में लिखा जाता है बल्कि उनकी रक्षा का अधिकार भी न्यायपालिका को दे दिया जाता है कि संविधान में संशोधन भी साधारण कानून की तरह नहीं होता है और न्यायपालिका को यह अधिकार दे दिया जाता है कि वो इस शक्ति विभाजन में अगर मनमाना परिवर्तन केंद्र सरकार करने लगे तो वो उसको रोक सके और संविधान की व्याख्या कर सके और सरकार द्वारा बने हुए कानूनों को संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर घोषित कर सके। तो संघात्मक व्यवस्था होती है और जहाँ एकात्मक व्यवस्था होती है वहां पर सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है और वही अपनी मर्जी से इकाइयों को कुछ शक्तियां प्रदान कर देती है और जब उसकी इच्छा होती है तो उनसे कुछ शक्तियां वापस भी ले सकती है। तो वहां फिर न्यायपालिका को उतना सक्रिय होने की आवश्यकता नहीं होती और वहां संविधान का लिखित और कठोर होना भी आवश्यक नहीं होता। तो ये एकात्मक और संघात्मक का अंतर मैंने आपको आप लोगों को बता दिया। अगर आप भूल गए हो तो आप उसको एक बार अपने दिमाग में रिफ्रेश कर लीजिए और अब इस बात को समझिए कि उपाध्याय जी ने संघात्मक व्यवस्था की बजाय एकात्मक राज्य को भारत के लिए ज्यादा अच्छा माना। तो उसका जो भाव है वो समर्थन जो है वो संरचनात्मक नहीं बल्कि भावात्मक ज्यादा है। यानी वो भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और राष्ट्र और राज्य में कुछ अंतर है वो हम आगे आपको बताएंगे। उपाध्याय जी भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे और एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एकात्मकता का समर्थन किया था। बाकी संरचनात्मक दृष्टि से वो एकात्मकता का समर्थन करते थे ऐसा नहीं कह सकते। भावात्मक दृष्टि से वो एकात्मकता के समर्थक थे और पाकिस्तान का जिस तरह से निर्माण हो गया था उस तरह से और भी भारत के टुकड़े न हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस एकात्मकता का समर्थन किया था और संघात्मक व्यवस्था के विरोध के लिए उन्होंने तीन कारण बताए थे। पहला ये बहुराष्ट्रीय राज्य की अवधारणा जिसे अंग्रेजों ने प्रचार किया था ना, और जैसे कि जिन्ना ने भी प्रचार किया था कि दो राष्ट्र है। अंग्रेजों का कहना था कि दो नहीं है तो बहुत सारे राष्ट्र हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बहुत सारी राष्ट्रीयताओं को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये जो बहुराष्ट्रीय राज्य की जो अवधारणा थी उसको वो गलत साबित करना चाहते थे। उनका कहना था कि नहीं एक ही राष्ट्र है और वो है भारत। दूसरी बात भाषा की उपराष्ट्रवादी धारणा। भाषा के आधार पर भी बहुत देश विभाजित हो रहा था। हिंदी अंग्रेजी का विरोध तो था ही सही, उसके अलावा जो देशी भाषाएं थी बोलियां थी उनके भी संरक्षण की बात थी। तो वो जो उपराष्ट्रवादी धारणा जो सामने आ रही थी उसका भी उत्तर उनको ये लगा कि हाँ एकात्मवादी वो एकात्मक शासन हो तो ज्यादा अच्छा। और फिर पंचायती राज की उपेक्षा के साथ साथ सत्ता के केंद्रीकरण की जो नौकरशाही प्रवृत्ति थी। तो संघा हम कह रहे थे कि हम संघवादी हैं, हम संघात्मक व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। भारत को एक राज्यों का संघ घोषित किया गया था लेकिन उसके बाद भी केंद्रीय जो सत्ता है वो काफी प्रबल थी। तो जो नौकरशाही प्रवृत्ति थी
केंद्रीकरण की, उसको ध्यान में रखते हुए इनका कहना था कि फिर एकात्मक राज्य को ही क्यों ना किया जाए। अगर आप संघात्मक व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं तो फिर विकेंद्रीकरण भी होना चाहिए। तो इस दृष्टि से मतलब उन्होंने एकात्मक शासन का समर्थन तो किया, लेकिन वो समर्थन का आधार संरचनात्मक नहीं बल्कि भावात्मक। अगला बिंदु है वो है राष्ट्रवाद। यहाँ पर हम आपको समझते हैं कि राष्ट्र और राज्य इन दोनों में उन्होंने अंतर किया है। और राज्य, राष्ट्र का जो आधार है वो सांस्कृतिक है और भावात्मक। जब सांस्कृतिक एकता जहाँ पाई जाती है, और सांस्कृतिक एकता न भी हो, विविधता भी हो, तो भी अगर उस भूमि के प्रति आप में भावात्मक लगाव है तो आप में राष्ट्रीयता की बात है। और उस दृष्टि से जो भारत का पूरा जो प्रदेश, पूरा जो देश है वो एक राष्ट्र है। और राज्य जो होता है वो एक राजनीतिक इकाई होती है, और एक ही राज्य में बहुत सारी राष्ट्रीयताएं विद्यमान हो सकती। तो ये तो उपाध्याय जी के राजनीतिक विचार थे। अब हम इसके दूसरे भाग की ओर आते हैं, और वो है उनका एकात्म मानववाद। अब ये एकात्म मानववाद क्या है? तो उपाध्याय जी का ये कहना है कि एक एकात्म मानववाद एक ऐसा दर्शन जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास की बात, यानी केवल भौतिक नहीं बल्कि उसके आत्मिक, उसके आध्यात्मिक विकास की भी बात, उसके मानसिक विकास की बात भी करता है। तो उन्होंने उदाहरण बताया कि आपके सामने बहुत सारे तरह तरह के पकवान रखे, लेकिन आपका मन किसी बहुत गहरी परेशानी में चल रहा है। आपके सामने कोई बहुत ऐसी समस्या है जिसका समाधान आपको तुरंत करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो कितने भी अच्छे भोजन आपके सामने रखे, कितनी भी अच्छी सुख सुविधाएं आपके पास, लेकिन आपको संतोष नहीं होगा। आपको उस भोजन से भी, भोजन ग्रहण करके भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी बात, अगर आपका मन बहुत ज्यादा संतुष्ट है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, बहुत कम, तो भी आपका काम नहीं हो सकता। तो भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक, आत्मिक और मानसिक विकास भी आवश्यक है। और खाली एक व्यक्ति का नहीं, जैसे आपने सिर्फ अपने विकास की बात, लेकिन आपके चारों तरफ आपका परिवार है, आपका समाज है, आपका पड़ोस, आपके मित्र हैं, आपके संपर्क में आने वाले और भी कई लोग, उनके विकास के बारे में अगर आपने नहीं सोचा, सिर्फ आपने अपने अपने बारे में ही सोचा, तो भी काम नहीं चलेगा। तो व्यक्ति के साथ साथ समष्टि के विकास की बात भी हमको करनी है। और व्यक्ति के भी केवल एक पक्षीय विकास की बात नहीं बल्कि सभी पक्षों के विकास की बात करनी है। और ये एकात्म मानववाद का सार है कि जिसमें मनुष्य के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज के सर्वांगीण विकास की बात भी कही गई। व्यक्ति के साथ साथ समष्टि के विकास की बात भी कही गई है, और व्यक्ति के सभी अंगों के विकास की बात कही गई। अब इसमें एक बात और कि एकात्म मानववाद और चार पुरुषार्थ, मतलब ये जो एकात्म मानववाद है वो चार पुरुषार्थ जो है व्यक्ति के, उस पर आधारित है। कौन से चार चार पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें ये कहा जाता है कि अर्थ यानी रुपया पैसा कमाना, काम यानी आपकी जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति। तो इनकी साधना अगर आप धर्म के आधार पर करें, यानी सही तरीके से, जायज तरीके से अगर आप अर्थ और काम की साधना करेंगे, अर्थ और काम की जो प्राप्ति है वो अगर
सही तरीके से करेंगे, उचित तरीके से करेंगे, तो फिर जो चौथा लक्ष्य, चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, वो प्राप्त हो ही जाए। अगर आपने गलत तरीकों से पैसा कमाया, गलत तरीकों से आपने अपने आवश्यकताओं की पूर्ति की, तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और आपने धर्म को भी छोड़ दिया, तो 2 पुरुषार्थ आपके पीछे छूट जाए। इसलिए चारों पुरुषार्थों की अगर सिद्धि करना है, तो आपको धर्म और अर्थ और काम की जो सिद्धि है, वो धर्म के आधार पर कीजिए, तो चौथा पुरुषार्थ आपके प्राप्त हो जाएगा, मतलब बल्कि चारों पुरुषार्थ हो जाएंगे। तो ये एकात्म मानववाद का भी एक अभिन्न तत्व है। फिर है एकात्म मानववाद और औद्योगिकरण। अब आप ये कहेंगे कि एकात्म मानववाद औद्योगिकरण के विरुद्ध है या उसके पक्ष में? तो यहाँ ये कहना उचित होगा कि एकात्म मानववाद जो है वो औद्योगिकरण का विरोध नहीं करता, लेकिन उसका ये कहना है कि जैसे भारत है, भारत में मैन पावर ज्यादा है, तो यहाँ बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ छोटे लघु और कुटीर उद्योगों से काम चलाया जा सकता। तो इस दृष्टि से उन्होंने बहुत ज्यादा जो औद्योगिकरण है उसका समर्थन नहीं किया। एक और बात, एकात्म मानववाद और राष्ट्र। तो यहाँ भी राष्ट्र जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से जो एक होता है या भावात्मक एकता को लिए हुए जब व्यक्ति चलता है, तो फिर देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर के वो अपने सारे काम इस तरह से कर सकता है। अगला है एकात्म मानववाद एवं आर्थिक नीति। आर्थिक नीति के विषय में एकात्म मानववाद का क्या विचार है? तो उनका ये कहना था कि नीति निर्धारण जो है वो तो राज्य का काम है, और ये जो नीति निर्धारण है ये 5 क्षेत्रों में होना चाहिए। पहला है कृषि। कृषि के विषय में नीति निर्धारित की जाए। और देखिए, आज देखिए जैसे भारत जो है वो कृषि प्रधान है, तो जो उद्योग और बाकी जो व्यापार है उसके विषय में भी जब निर्णय लिए जाए तो कृषि को ध्यान में रखते हुए लिए जाए। दूसरा है उद्योग। उद्योगों के विषय में भी ये देखा जाए कि किसकी प्रधानता, जैसे अगर हमारे यहाँ श्रम की प्रधानता, तो उस श्रम की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। फिर तीसरा उन्होंने क्षेत्र बताया है परिवहन। परिवहन के क्षेत्र में भी इस तरह से विचार किया जाए कि सभी जो व्यक्ति से लेकर समष्टि तक सभी का विकास हो सके। फिर व्यापार के क्षेत्र में भी नीति बनाने की आवश्यकता है, और उस समय ये देखा जाए कि जैसे हमारे यहाँ जो कृषि प्रधान देश है, तो उसमें आधे समय जो कृषक होता है वो बेकार है, तो उस समय वो किस प्रकार के व्यापार कर सकता है और रोजगार को अर्जित कर सकता है, उस तरह के नीति निर्माण की आवश्यकता। फिर सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा पर भी विचार करने की आवश्यकता है, और सामाजिक सुरक्षा और एकात्म मानववाद जो है उसको जोड़ते हुए उनका ये कहना था कि जैसे हमारे यहाँ अस्पृश्यता की भावना है, तो वो सामाजिक सुरक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, मतलब समाज को, व्यक्ति को सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करवाती है। तो सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी हमें नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है। तो ये तो था उनका एकात्म मानववाद, जो कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज के सर्वांगीण विकास की भी बात करता है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक विचार तथा एकात्म मानववाद के विषय में जो उनके विचार हैं उनको समझने में समर्थ हो सकेंगे। और दीनदयाल उपाध्याय जी के
पूरे जो उनका जो दर्शन है उसके विषय में हिंदी और अंग्रेजी में एक लिंक मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। तो उस लिंक पर जाकर के आप उनके विचारों को और भी विस्तार से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Altar. Alt Q. To activate, press space bar. Edit. Type in text. Checkbox not cancel button. To space. Zoom.